अल्फाज छोटे हों तो भी असर बड़ा कर जाते हैं। कभी रिश्ते तो कभी सियासत बदल जाती है। एक लफ्ज जब संसद में गूंजता है तो उसके मायने चुनाव तक साथ जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा संसद में नजर आया। संसद में कई बार पूरे भाषण नहीं, सिर्फ एक शब्द राजनीतिक तूफान खड़ा कर देता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों के लिए भक्त शब्द का इस्तेमाल किया, और इसके बाद परीक्षा संशोधन बिल की चर्चा पीछे छूट गई और भक्त शब्द पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। बीजेपी ने इसे करोड़ों समर्थकों का अपमान बताया। माफी की मांग उठी, संसद में जबरदस्त हंगामा भी हुआ और विपक्ष भी राहुल गांधी के बचाव में उतर आया। लेकिन असली सवाल सिर्फ संसद का नहीं है। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी का एक शब्द बीजेपी को 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नया चुनावी मुद्दा दे गया? क्या भक्त शब्द हिंदुत्व और समर्थक वोटों को फिर से एकजुट करने का जरिया बन सकता है, या फिर विपक्ष इस विवाद को छात्रों और युवाओं के मुद्दों की तरफ मोड़ देगा? जानेंगे एक शब्द ने कैसे घुमा दिया पूरा सीन। लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों के लिए भक्त शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर सत्ता पक्ष ने तुरंत आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे असंसदीय बताते हुए रिकॉर्ड से हटाने की भी मांग की। इसी दौरान राहुल गांधी ने आंदोलनकारी छात्रों पर पैलेट गन चलाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगा दिए। सरकार ने आरोपों के समर्थन में सबूत मांगे और कहा कि बिना प्रमाण इतने गंभीर आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। हंगामा इतना बढ़ गया कि राहुल गांधी अपना भाषण पूरा किए बिना ही बैठ गए। जब सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने पर अड़ा था, तब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके समर्थन में खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को जांच कराकर रिपोर्ट सदन में रखनी चाहिए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों और कांग्रेस नेताओं ने भी छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांगा। यानी विपक्ष ने कोशिश की कि बहस भक्त शब्द से हटकर छात्रों और जवाबदेही के मुद्दे पर लौट आए। राजनीतिक जानकारों की माने तो राहुल गांधी का भक्त शब्द बीजेपी के लिए बड़ा चुनावी नैरेटिव बन सकता है। बीजेपी लंबे समय से खुद को हिंदुत्व और अपने समर्थकों की भावनाओं से जोड़कर राजनीति करती रही है। ऐसे में पार्टी इस बयान को ये कहकर प्रचारित कर सकती है कि विपक्ष केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि करोड़ों समर्थकों का भी अपमान कर रहा है। यानी जिस बहस की शुरुआत शिक्षा और पेपर लीक से हुई थी, उसका फोकस अब विचारधारा और समर्थकों की पहचान पर आ सकता है। यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं और राज्य में 10 करोड़ से अधिक हिंदू मतदाता होने का अनुमान है। ऐसे में चुनाव सिर्फ विकास और रोजगार पर नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दों पर भी प्रभावित होते रहे हैं। यदि बीजेपी इस बयान को अपने समर्थकों की भावनाओं से जोड़ने में सफल रहती है तो वो अपने कोर वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चाहेगी चुनाव का केंद्र शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक और युवाओं की समस्याएं ही बनी रहे। जानकारों की माने तो विपक्ष संसद में शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य पर सरकार को घेरना चाहता था, लेकिन भक्त शब्द के बाद बहस का केंद्र बदल गया है। सत्ता पक्ष ने इसे सम्मान विचारधारा से जोड़ दिया। राजनीतिक दृष्टि से ये बीजेपी के लिए अवसर भी हो सकता है। पार्टी अपने समर्थकों के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि विपक्ष केवल सरकार की आलोचना नहीं कर रहा बल्कि उन लोगों का भी अपमान कर रहा जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर विपक्ष की चुनौती होगी कि वो इस विवाद में उलझने की बजाय शिक्षा, रोजगार, महंगाई और छात्रों के मुद्दों पर बहस को वापस लाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मूल मुद्दे पीछे छूट सकते हैं और राजनीतिक विमर्श पूरी तरह बयानबाजी पर केंद्रित हो सकता है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि केवल एक बयान चुनाव का परिणाम बदल देगा। यूपी में चुनाव जातीय समीकरण, संगठन, उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दों और गठबंधनों से प्रभावित होते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि कई बार एक बयान महीनों तक चुनावी प्रचार का हिस्सा बना रहता है। इसलिए आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता के बीच कौन सा मुद्दा ज्यादा असर छोड़ता है, भक्त शब्द पर छिड़ी बहस या फिर छात्रों और युवाओं से जुड़े सवाल।